हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए गरिमा पांडे फ्रॉम पेनोमिक एजुकेशन एंड टुडे वी आर मीटिंग अगेन टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बुक 2 ऑफ फाउंडेशन पेपर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग। पास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स को अगर उनके पेपर्स को आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बुक 2 की थियोरेटिकल एस्पेक्ट से नहीं पूछा गया है एंड वो जनरली बुक 1 के चैप्टर्स से ही पूछा गया है। बुक 2 की थ्योरी मोस्टली ट्रू एंड फॉल्स में अब तक पूछी गई है, सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि बुक 1 के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से वो ज्यादा आपको टेस्ट करते हैं इधर के कंपैरिजन में, बट वी शुड स्टिल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट so that we can give our best during the examination, and that is why we are basically covering the theoretical aspects of book number 2. सबसे पहले चैप्टर आ जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें नेचर ऑफ पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट के बारे में बताया गया है। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस का समरी है, वो सारे रिसीट्स कैपिटल हो की रेवेन्यू हो इधर रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर it starts with opening cash and bank balance and ends with closing balances of the same. This account is not a part of double entry system as it includes all the cash and bank receipts and payments whether present के हो, past के हो कि future को हो। Other than that people, इधर बोला गया है the surplus or deficit of any accounting period, इससे हम लोग ascertain नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ कैश और बैंक की पोजीशन देता है और नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर करता है। Income and expenditure account is equivalent to profit and loss account in profit making business enterprises. accrual basis पे प्रिपेयर किया जाता है और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स इधर रिकॉर्ड होते हैं। एक चीज इसमें जो ध्यान रखनी है कि अगर हमारा इनकम साइड इज मोर देन एक्सपेंस साइड तो प्रॉफिट मत लिखना गलती से भी, उसको हम बोलते हैं सरप्लस, और अगर एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं होगा। A very important aspect, please keep this point in mind, true and false के लिए काफी जरूरी है। Non-profit organizations registered under Section 8 of Companies Act 2013, जो Section 8 कंपनीज है कंपनीज एक्ट के, उनको INE अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिपेयर करना है, ना कि एज पर दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जिस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दे आर नॉट फॉर Section 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस होता है अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, मैचिंग कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई होता है। बोथ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लाइक डेप्रिसिएशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स इधर से एक्सक्लूड होते हैं और वो कहां दिखते हैं? बैलेंस शीट में दिखते हैं। Only the current year's income and expenses are to be considered. सरप्लस और डेफिसिट को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड या लेस कर देते हैं। डायरेक्ट पूछे जाने के चांसेस कम है, थोड़ा सा ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से ही जरूरी है। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती है दैट इज गिव द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी टेक्स्ट बुक में ये जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने दिया है एक पैराग्राफ फॉर्म में। उस पैराग्राफ को हम लोगों ने बेसिकली डिफरेंशिएशन के बेसिस पे इधर से आइडेंटिफाई करके नोट करा है। सो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि अगर हमको डायरेक्ट नोट पूछा जाए एक्सप्लेन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो भी हम बता सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक्सप्लेन करने को बोले तो भी हम लिख सकते हैं और डिफरेंसेस को भी बता सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें, द एक्सेस ऑफ असेट ओवर आउटसाइड लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल फंड। The members have not contributed any amount, अगर members over the period of years contribute नहीं करे हैं कोई भी पैसा तो कैपिटल फंड के बदले the better word to be used is accumulated fund instead of capital fund। तो ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो एनपीओ में होते हैं, डोनेशन स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक डोनेशन जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया होता है। जनरल डोनेशन जाता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पर। एंट्रेंस फी प्लीज ध्यान रखना, इट शुड बी कैपिटलाइज इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एंट्रेंस फी हमेशा क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। ये चीज काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। लेगेसी बेसिकली वो पैसा है जो किसी के मरने पर आपको मिल रहा है, उनकी विल में लिखा है कि हमारे मरने पर 10% ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी डोनेटेड टू सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन।
तो अगर हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हमको ये अमाउंट मिल रहा है, सो दैट इज नोन एज लेगेसी. लेगेसी जनरली कैपिटल फंड में ऐड होगा क्योंकि कभी कभी मिलता है. लाइफ मेंबरशिप फी वापस से कैपिटलाइज होगा. एंडोमेंट फंड डोनेशन. एंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है, प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड. फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू, it is a donation received and only the income from that donation is to be used for certain specific purpose. आपको एंडोमेंट फंड से का जो पैसा आया उसको आप इन्वेस्ट करोगे. इन्वेस्ट करने पे जो आपको इनकम जनरेट हो रही है उस पे सिर्फ वो इनकम को यूज करोगे फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एंडोमेंट फंड डोनेशन. इसको दिखाना कहाँ है, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में ही दिखाना है. और कुछ भी अगर खर्चा करोगे तो उस फंड से काटोगे. ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, ये आपकी इनकम की तरह ट्रीट होगा. ओल्ड फिक्स एसेट बेचा तो भाई ओल्ड फिक्स एसेट बेचकर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर जाएगा. ऑनरेरियम. ऑनरेरियम क्या होता है, ये बेसिकली हमारे एम्प्लॉय नहीं है फिर भी हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम उनको सैलरी नहीं दे सकते, उनके हिसाब से पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो अच्छी खासी सैलरी नहीं दे रहे, बट बिकॉज दे आर डूइंग सम बेसिक वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सेवा भाव से काम कर रहे तो हम उनको ऑनरेरियम देते हैं. सो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो कंपनी शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज के हिसाब से नहीं किया है, अदर देन सेक्शन 8 कंपनीज के हिसाब से बताया गया है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक पूरा टॉपिक है आउटराइटली, एक अलग से इलस्ट्रेशन भी है टेक्स्ट बुक में इसके रिगार्डिंग. उसके लिए कुछ चीजें बस रीड मार लो, दैट शुड बी इनफ मेजरली, कि अगर पूछा जाए तो सुना सुना रहे आपके एंड से. द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच आर फंक्शनिंग इन इंडिया आर मोस्टली रजिस्टर्ड अंडर registered as societies under Indian Societies Registration Act of 1860, and in some of the states where Public Trust Act have been passed, all the societies are registered under Indian Societies Registration Act of 1860. और साथ साथ हमको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रस्ट एक्ट के अंडर भी रजिस्टर करवाना है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑल द सोसाइटीज हैव टू साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ रजिस्टर करना है अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1950. तो बस एक ये सुना सुना रहे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखिएगा. ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जस्ट रीड मारना, पूछ जाने के चांसेस बहुत ही कम है. साइलेंट फीचर्स, भाई इधर एक चीज ध्यान में रखनी है, वो अंडरलाइन कर दी ऑलरेडी. ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉलो फाइनेंशियल ईयर एज देयर अकाउंटिंग ईयर. इस चैप्टर में फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, मेक श्योर कि आप वो अपने एंड से सॉल्व करें, and along with that true and false in MCQ. Now see, apart from this theory there could be a practical theoretical question that they are asking. Something as simple as कि we receive 5,000 rupees from sale of old newspapers which is recorded on debit side of receipt and payment account. It should be recorded on debit side of income expenditure account as well. True or false? तो आपको फिर accordingly आंसर देना है, बट वो कहीं कवर नहीं हो सकता है इन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड है, अकाउंट्स का एप्लीकेशन है. सो ये जो थ्योरी इधर कवर की गई है ध्यान में रखिएगा. दिस इज कि अगर एज इट इज कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, जो प्रॉपर थियोरेटिकल अप्रोच है उस पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इन लाइन वी हैव चैप्टर 9 दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम में स्पेसिफिकली थोड़ी सी थ्योरी है देखने लायक, दैट इज देयर इज नो सच फॉर्मल सिस्टम एज सिंगल एंट्री सिस्टम एज अकाउंट्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम को इसलिए हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं. फिर फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ये अच्छा 4 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है अगर बुक 2 से कुछ थ्योरी पूछना हो तो. इनएक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमैटिक है. हम लोग नो रिकॉर्ड ऑफ रियल और नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन और पर्सनल अकाउंट्स ही जनरली मेंटेन किए जाते हैं. कैश बुक बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस दोनों को मिक्सअप करके बताता है. कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एंड द सिस्टम में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ ईच फर्म. प्रॉफिट अंडर दिस सिस्टम इज ओनली एन एस्टिमेट. एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्योंकि जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, क्या वो एक्चुअल में सही है, जरूरी नहीं है.
Same is the case with financial position since there is absence of improper balance sheet. सिंगल एंट्री सिस्टम के टाइप्स देख लेते हैं। 3 टाइप से सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है। सबसे पहले है प्योर सिंगल एंट्री। इन दिस ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड विद द रिजल्ट ऑफ दैट नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड्स टू कैश बैलेंस, सेल्स, परचेज एटसेट्रा। तो भाई बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। दिस मेथड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर एंड हैज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये प्योर सिंगल एंट्री है भैया, सिर्फ एक ही चीज हमने मेंटेन कर रखी। फिर आता है सिंपल सिंगल एंट्री। सिंपल सिंगल एंट्री में बेटा हम 2 अकाउंट्स बेसिकली मेंटेन करके रखते हैं, पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक मेंटेन करते हैं। हालांकि कुछ हद तक डबल एंट्री सिस्टम इसमें फॉलो होता है, बट ओनली विद रिगार्ड्स टू पर्सनल अकाउंट्स। बाकी अकाउंट्स को हम लोग लेजर्स में इधर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ भी अगर हमको पैसा मिला, पैसा दिया, तो डायरेक्टली हम लोग बिल पर नोटिंग करते हैं, ना कि प्योर डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन नहीं करते। फिर आता है क्वासी सिंगल एंट्री। इन दिस पर्सनल अकाउंट्स, cash book and some subsidiary books are maintained. The main subsidiary books kept under this system are sales book, purchase book and bills book. No separate account is maintained for discount which is entered into the personal accounts. In addition, some scattered information is also available. कुछ इक्का दुक्का आजू बाजू की चीजें भी हमको information available हो जाती है। In respect of few important items like expenses such as wages, rent, rates, etc. In fact, this is the method which is generally adopted as a substitute for double entry system. So purely इसको बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को प्रिपेयर करना है कि भैया अगर 4 मार्क का सवाल आए तो हम लोग कुछ इधर समझा सके। इसके अलावा चाहे तो बिजनेसेस कुछ एडिशनल बुक भी मेंटेन कर सकती है, बिल बुक और सेल्स बुक। टैक्स पर्पसेस के लिए जरूरत पड़ सकती है, और बस इसको एक बार के लिए रीड कर लीजिए। टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री इधर इन्होंने बताया हुआ है। सेम यही चीज को इन्होंने एक शॉर्ट समराइज फॉर्मेट में बताया है, ताकि एग्जाम से पहले अगर आपको वापस से रिवाइज करना है, यू कैन क्विकली गो थ्रू दिस। बट एक बार के लिए 4 मार्क का सवाल ऊपर के पॉइंट से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 मार्क के लिए अगर चाहे तो वो लोग पूछ सकते हैं। भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं। अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स इधर काफी ज्यादा है, मेमोरी के बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड कर लो। जबकि बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रिक्टली डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेसिस पे बनाई जाती है। प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जा सकता है कि इतने असेट्स है कि नहीं। इन दिस स्टेटमेंट कैपिटल इज मेयरली द बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम कैपिटल बोल देते हैं, वेयरएज इधर जो कैपिटल है प्रॉपरली हम लोग ने कैलकुलेट किया होता है। ओमिशन, इधर ओमिशन भी हो सकता है क्योंकि आपने प्रॉपर सिस्टमैटिक बेसिस पे अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करा। इधर ओमिशन होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि सारी चीजें आपने एकदम सही से रिकॉर्ड करी है। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, इधर जो असेट्स है अभी कितने रुपए का लग रहा है कि स्टॉक होगा, अभी कितने रुपए का लग रहा है कि असेट का वैल्यू है, उस बेसिस पे एस्टिमेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे प्रॉपर एक साइंटिफिक बेसिस है, ओरिजिनल कॉस्ट, उस पे से डेप्रिसिएशन काटा हर साल, एकदम सही तरीके से इधर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हो रहा है। Objective of preparing this statement is to identify the capital figures in the beginning at the end of the accounting period. इधर प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम लोग एक फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सके। Do go through the true and false, the MCQs as well as the questions given in the textbook. Next in line we have partnership. Partnership में सबसे पहले आ गया है definitions of partnership and features of it. ये exactly आपका जो लॉ में कवर किया गया है वैसा as it is है, बस इसको रीड कर लेना। आपने ऑलरेडी उधर 4 मार्क के सम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करा हुआ होगा। फिर आता है इसमें इंपॉर्टेंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वापस से ये पूरा का पूरा लॉ में मोर और लेस कवर्ड है। जस्ट रीड दिस पीपल। एक चीज इधर एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी बोला है। एलएलपी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन बेसिस ऑफ एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना उधर जरूरी है। ये बेसिकली उन लोगों की सहायता करता है जो बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स है, पर उनको फाइनेंशियल रिस्क कम चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर बेसिकली अगर आप देखो तो लायबिलिटी इज लिमिटेड, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपके ऊपर पर्सनली कम है जनरल पार्टनरशिप के कंपैरिजन में। देन
LLP of limited liability of partners, as in the case of corporate entities, flexibility है of partnership and limited liability of companies इधर मिल जाती है, तो combination of two है. रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लोअर है कंपनीज के कंपैरिजन में, ऑडिट भी कंपलसरी नहीं है. टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर ऑडिट कंपलसरी है. नेक्स्ट इन लाइन चैलेंजेस, पब्लिक डिस्क्लोजर करना पड़ता है, डेटा देना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना पड़ता है आपको, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रेज नहीं कर सकते, और अगर आपने कंप्लायंसेस नहीं करे तो पीनल प्रोविजंस यानी कि पेनल्टीज बहुत बड़ी है. डेफिनेशन ऑफ एलएलपी, जस्ट रीड इट. नेचर ऑफ एलएलपी वापस से यही बोला है, रिपीट मारा है बेटा इधर उन्होंने कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन भी आपको मिल जाएगा, एंड पार्टनर्स आए जाए उससे एलएलपी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं है. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, किसी भी कारणवश अगर दो जितने पार्टनर्स से कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टनर्स एटलीस्ट 2 की जरूरत है, 2 से कम हो गए और 6 महीने तक जो पार्टनर बच गया वो एलएलपी को खुद कंटिन्यू कर रहा है, पर्सनल बेसिस पे कंटिन्यू कर रहा है विदाउट अपॉइंटिंग एनी अदर पार्टनर, देन इन दैट केस who is the only partner of LLP during that time period that carries on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact कि भाई हम तो अकेले ही कैरी कर रहे हैं, they shall be personally liable for the obligations of LLP incurred during that period. तो उस पीरियड के दौरान जितनी भी लाइबिलिटीज है उसके लिए वो पर्सनली लायबल होंगे, ना कि लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लॉ में फिर से कवर्ड है, इसको रीड करिएगा बच्चा पार्टी. लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये भी आई गेस लॉ में कवर्ड है बट एक बार देख लेते हैं. They are responsible for all the doings of the act, matters, things required to be done by the LLP. LLP एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको फुलफिल कर रहे कि नहीं कर रहे, ये काम है डेजिग्नेटेड पार्टनर का. And they are liable to all the penalties imposed on LLP for any contravention of these provisions. कुछ फुलफिल नहीं होगा तो वो बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा. फिर लिमिटेशंस ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर एंड इट्स पार्टनर्स. एलएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ऑब्लिगेशंस है, लायबिलिटीज है एलएलपी की, उसके लिए एलएलपी खुद सोलली रिस्पॉन्सिबल है, ना कि पार्टनर्स. पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एलएलपी की लायबिलिटीज को एलएलपी के ही असेट्स या प्रॉपर्टी से मीट किया जा सकता है. फिर LLP is not bound by anything done by a partner. पार्टनर ने कुछ करा तो LLP उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. कब? जब उस पार्टनर के पास अथॉरिटी ही नहीं है वो करने की, और जिनके साथ उन्होंने काम करा उनको पता था या नहीं भी पता था तो भी LLP रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसने कुछ काम करा. The liability of LLP and the partners relating to fraud. फ्रॉड के रिगार्डिंग लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड रहती है उन पार्टनर्स की जो इन्वॉल्व थे उस फ्रॉड में, जिनको पता था उस फ्रॉड के बारे में. ठीक. LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful or omission on his part in due course of business of LLP or with his authority. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड रिटर्न्स, ये आई बिलीव लॉ में नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझना. देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं. हर एलएलपी को बेटा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है विद रिगार्ड्स टू इट्स बिजनेस अफेयर्स फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑन कैश और अक्रूवल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, एंड शुड बी मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड. तो प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है. कैश बेसिस की अक्रूवल बेसिस वो आपका लुकआउट. एवरी एलएलपी शुड विद इन 6 months of the end of each financial year prepare a statement of account and solvency for the said financial year at the last date of financial year. यानी कि 31 March 2025 के लिए आपको a statement of accounts and solvency बना देना चाहिए by 30 September 2025. Every LLP should file within the prescribed time the statement of accounts and solvency with the registrar every year in such form as manner and with the accompanied fees as prescribed. फीस के साथ साथ उनको ये डेटा सबमिट करते रहना चाहिए, फाइल करते रहना चाहिए. The accounts of an LLP must be audited in
accordance with such rules as may be applicable provided by the central government by notification in official gazette or exempt any class of LLPs. मतलब जिनको भी जरूरी है उनको अपना ऑडिट करवाना चाहिए. तो इधर ये बोला गया है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड रिटर्न्स, यानी कि एनुअल रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP लॉ में ये कवर्ड है, प्लीज इसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा, पूछा जा सकता है. पार्टनरशिप में मेन क्या क्लॉजेस है, सिर्फ रीड करना है, आउटराइटली लर्न नहीं करना कि भाई अगर हमसे कुछ पूछा जाए 4 मार्क के लिए तो हम 7, 8, 9 पॉइंट्स लिखकर आ सके. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जीवन में 2 चीजों का हम लोग को पालन करना है. पहला, प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली. दूसरा, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, उस पे 6% इंटरेस्ट लगेगा पर एनम के बेसिस पे इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, बाकी कुछ नहीं. In absence of any agreement, no partner has right to salary, no interest on capital, no interest on drawings. Interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on partners' loan to the firm, and profits and losses are to be shared equally. तो इन 2 बातों का पालन रखना है, इसके अलावा कुछ भी चीज फॉलो नहीं होगी. In absence of agreement, interest and salary may be paid to the partner only if there is profit. ये कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं. ये कब देना है? जब प्रॉफिट्स हो तभी. पावर्स ऑफ पार्टनर, वापस से बहुत ही सिंपल सा एस्पेक्ट है भाई. वो लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड वैलिड रिसीट दे सकते हैं, चेक्स काट सकते हैं, चेक्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे ये काम कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म विद और विदाउट प्लेजिंग द इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, यानी कि कोई सिक्योरिटी बदले में दे ना दे उनके ऊपर. एंड एंगेज सर्वेंट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि आप लोग इधर एम्प्लॉइज भी हायर कर सकते हो. In certain cases, an individual partner has no power to bind the firm. This is to say that third parties cannot bind the firm unless all the partners have agreed. तब सारे पार्टनर्स को अग्री करना है, वो इंस्टेंसेस दिए हैं. Submitting a dispute relating to the firm arbitration, कुछ भी डिस्प्यूट चल रही है फर्म के साथ एक थर्ड पार्टी की, तो सारे पार्टनर्स को सेम पेज पे होना चाहिए. ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इन नेम ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर के नाम पर अगर हम लोग फर्म का अकाउंट खोल रहे हैं तो भाई सारे पार्टनर्स का इधर अग्रीमेंट होना जरूरी है. कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय फर्म, कि भाई कोई एक क्लेम था फर्म का, वो पार्टनर ने बोला कि भाई मैं इसको रिलिंक्विश कर रहा हूं, मैं ये क्लेम ले रहा हूं, तो बाकी सब पार्टनर्स को भी अग्री होना जरूरी है. विड्रॉल ऑफ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म ने किसी के अगेंस्ट केस करा और उसको विड्रॉ करे तो सारे पार्टनर्स की मंजूरी होना जरूरी है. फिर बोला गया है एडमिशन ऑफ एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ फर्म, फर्म के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स है, फर्म के अगेंस्ट कोई सूट चल रहा है, केस चल रहा है, तो उस केस में लायबिलिटी रिकॉर्ड कैसे करे, क्या करे, ये सारे पार्टनर्स को साथ में अग्री करना है. एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, भाई एक फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो पार्टनर ने बोला मैं ले रहा हूं, सारे पार्टनर्स को अग्री करना है. एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म भाई एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, कोई दूसरी पार्टनरशिप बना रहा है फर्म के नाम पर, तो भाई सारे पार्टनर्स को अग्री होना चाहिए. द राइट्स, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी चेंज्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट. ओके, नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है. Subject to contract between the partners, interest on capital may be provided out of profits only. Thus, in case of loss, no interest is to be provided. But in case of insufficient profits, जितना हम लोग कैपिटल IOC दे सकते हैं, उतना हम लोग दे देंगे. फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, इसको आप बस रीड कर लीजिएगा ताकि शॉर्ट नोट्स अगर हमको पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो हम लोग भाई 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए उसको बता सके. पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट यूनिट ऑफ पार्टनरशिप. देन पीपल, गुडविल
के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, इवन दो इट इज इंटेंजिबल, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता, तो भी वो बहुत ही ज्यादा रियल असेट है क्योंकि उसको बेचकर आप पैसा कमा सकते हो। Recommendation of accounting standards and intangible assets मतलब characteristic of an asset, that means उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, सेल कर सको एंड उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट्स डिराइव कर सको। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जरूरत है। ये याद करिए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करा है डेप्रिसिएशन चैप्टर में, बुक 1 के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, क्योंकि डेप्रिसिएशन में इंटेंजिबल एसेट्स का ही पूरा सेक्शन था। The cost of intangible assets we should be able to measure it reliably. नहीं कर सकते, इस वजह से इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, जब एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, या तो डेथ हो रहा है, एंड ऑल्सो व्हेन बिजनेस को डिसॉल्व करके आप बेच रहे हो, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3 मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस, कैपिटलाइजेशन। इसमें भी जो मेथड्स है सुने सुने होने चाहिए ताकि आप इसको समझा सको अगर पूछा जाए कि हाउ डज एवरेज प्रॉफिट बेसिस वर्क, तो आप फिर उधर जैसे कैलकुलेट करते हो उसके स्टेप वाइज तरीके से लिख दो। चांसेस कम है बेटा आने के, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम लोग गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ नहीं करते, हम लोग उसको किसके थ्रू एडजस्ट करते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। एंड दैट इज वाई जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है तो गुडविल अकाउंट जैसा कोई अकाउंट नहीं क्रिएट होता। एडमिशन में हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर देते हैं और रिटायरमेंट, डेथ में भी गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली एंट्री आती है विद रिगार्ड्स टू गुडविल। ठीक, नेक्स्ट इन लाइन एडमिशन की अगर हम बात करें, एडमिशन वाले चैप्टर में कीप इन माइंड कि आप लोग को डिफरेंस पता हो रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब मैं असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करती हूँ। फाइनली जो नई बैलेंस शीट बनती है वो रिवाइज वैल्यूज के बेसिस पर बनती है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ वैल्यूज को, बस उनका इफेक्ट दे रही हूँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देन वी हैव जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? जब 2-3 पार्टनर्स है साथ में, उन्होंने एक लाइफ पॉलिसी ले रखी है कि किसी के भी मरने पर हमको पैसा मिल जाए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 3 तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है। अगर आपको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पता तो इसका एक अलग से वीडियो शूट हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। बट गेटिंग बैक टू इट, यू कैन ट्रीट योर प्रीमियम एज एक्सपेंसेस, you can treat the premium as asset, and you can create a joint policy reserve account. So 3 तरीके से JLP के सम्स को पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकली देखो तो फर्स्ट और सेकेंड आने के चांसेस ज्यादा है थर्ड के कंपैरिजन में। True and false MCQs and these questions, make sure you cover it. Right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits. काफी अच्छा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? जहां पे एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, जी कर जा रहा है, दैट इज रिटायर हो रहा है, या मर के जा रहा है, दैट इज उनकी डेथ हो रही है, इररिस्पेक्टिव उनके पास ऑप्शन है टू रिसीव 2 चीजें। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर उनको पेमेंट नहीं हुआ, उनके मरने पर पूरा पैसा नहीं मिला वापस, तो बिजनेस 6% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, या फिर उस पार्टनर, उस आउटगोइंग पार्टनर के पास दूसरा राइट या दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म अर्न्ड ऑन द अनसेटल्ड अमाउंट ऑफ द पीरियड टिल हिज ड्यूज आर सेटल्ड बाय द फर्म इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड टू द कॉन्ट्ररी। यानी कि 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा पर एनम के बेसिस पे, या फिर उसके मरने या जीकर जाने के बाद से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट्स कमाया है बिजनेस ने। बिजनेस छोड़ने के बाद से कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 3 लाख रुपए पे वो अपना हिस्सा मांग सकता है। उसका हिस्सा किस बेसिस पे? उसका हिस्सा ऑन द बेसिस ऑफ कितने रुपए का लोन दे रखा है कंपेयर टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसके रिगार्डिंग इलस्ट्रेशंस भी है, मेक श्योर दैट यू सॉल्व इट। बट सेक्शन 37 ये कहता है कीप दिस पॉइंट इन माइंड।
Profits up to the date of death can be calculated on time basis or on turnover or sales basis. True and false MCQs ध्यान रखिएगा, करना है. Okay people, next in line we have dissolution of a partnership firm. Partnership firm कब कब खत्म हो सकती है, कब कब हम लोग बंद कर सकते हैं? Expiry of the term for which it was formed. यानी कि आपने सोचा था कि भाई 3 साल के लिए हमारी पार्टनरशिप रहेगी, 3 साल के बाद बिजनेस क्लोज कर देंगे, तो भाई जब वो टाइम पीरियड आ जाएगा तो बंद हो जाएगी पार्टनरशिप. कंप्लीशन ऑफ वेंचर फॉर विच इट वाज एंटर्ड इनटू. हमने बोला कि भाई ये ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज बनाने के बाद पार्टनरशिप खत्म, तो वो एक कंडीशन हो सकती है. पार्टनर, 2 पार्टनर से एक की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप बंद हो सकती है. पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब, और जब कोर्ट चाहे तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है. डिसॉल्व कब कब होगी? जब पार्टनर्स ने आपस में अग्री कर दिया, all partners except one become insolvent, the business becomes illegal in case of partnership at will. यानी कि हमने मर्जी से पार्टनरशिप करी थी और भाई अब बोला कि चलो चलो बंद कर देते हैं, एंड जहां पे भी कोर्ट को लग रहा है कि भाई डिसॉल्व कर देनी चाहिए. कोर्ट क्यों बोलेगा डिसॉल्व कर देना चाहिए? कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, यानी कि उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से वो बिजनेस नहीं जा पा रहे हैं. कोई एक पार्टनर गिल्टी है ऑफ मिसकंडक्ट इन बिजनेस, उसने फ्रॉड कुछ करा है, या फिर एक बंदा बार बार डिसरिगार्ड कर रहा है पार्टनरशिप अग्रीमेंट को, उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा. वेयर अ पार्टनर ट्रांसफर्स हिज इंटरेस्ट और शेयर टू अ थर्ड पार्टी. हम 2 पार्टनर से, मैंने पूरा पार्टनरशिप अपना शेयर किसी और को बेच दिया, तब भी कोर्ट चाहे तो बोल सकती है बंद कर दो. वेयर द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट फॉर लॉसेस, और जहां पे भी कोर्ट को ठीक लगे वहां पे वो बोल सकती है चलो पार्टनरशिप बंद. सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अपॉन डिसोल्यूशन एप्लीकेबल होता है. द म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स until and unless agreed upon are settled in the following matters. Losses including deficiencies of capital are paid first out of profit. लॉस को पहले कहां से पे करोगे? प्रॉफिट से पे करोगे, फिर कैपिटल से पे करोगे, एंड इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रोपोर्शन टू विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स. यानी कि पर्सनली भी हम लायबल हो सकते हैं इन आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जितने भी असेट्स है उनको कैसे कैसे मुझे यूज करना है? सबसे पहले पे डेट्स ऑफ थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टीज के डेट पे करने के बाद टू द पार्टनर्स फॉर पेमेंट्स अदर देन कैपिटल. यानी कि अगर पार्टनर ने कुछ लोन दिया तो फिर उसका पेमेंट होगा, और फिर पेमेंट होगा कैपिटल का. सब कुछ पे हो गया, तीनों चीजें पे हो गई, उसके बाद भी पैसा बच गया, तो remaining will be divided in the partner amongst the partners in proportion in which they were entitled to share profit. Then a very important difference, people. What is the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm? Partnership dissolve होती है change in profit sharing ratio, admission, retirement, death, हर situation में. लेकिन dissolution of partnership firm का ही मतलब कि पूरी की पूरी firm ही बंद कर दे रहे हैं, बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं होगा. जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू होगा, बस जो अग्रीमेंट है उसमें ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, अब ए छोड़ के जा रहा है तो बी और सी ही रहेंगे. तो इस चीज को अपने एंड से एक बार रीड डेफिनेटली कर देना. इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनते थे, इधर रियलाइजेशन अकाउंट. जस्ट रीड इट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा. आप इसको अपने वर्ड्स में 4 मार्क के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा. डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड टर्म, ये थोड़ा सा अलग है, हटके है. ट्रू एंड फॉल्स में अगर उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ पूछना है, सो दिस कुड बी वन. लेट अस सी व्हाट इज दिस पॉइंट सेइंग. पीपल, अ पार्टनर हु ऑन एडमिशन पेज अ प्रीमियम टू अदर पार्टनर्स with a stipulation that the firm will not be dissolved before the expiry of certain terms. यानी कि मैं एडमिट हुई हूं आपकी पार्टनरशिप फर्म में, मैंने गुडविल का प्रीमियम पे करा और मैंने बोला कि यार अगले 3 साल तक तो बिजनेस चलते रहना चाहिए. उस केस में आई विल बी एंटाइटल्ड टू अ सुटेबल रिफंड ऑफ प्रीमियम और ऑफ सच पार्ट एज मे बी रीजनेबल इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड बिफोर द टर्म हैज एक्सपायर्ड. यानी कि मैंने बोला कि मैं आ रही हूं, मैं इतनी गुडविल के नाम पे आपको पैसे दे रही हूं, तो 3 साल तो कम से कम मेरे को बिजनेस का पार्ट रहना है. 3 साल से पहले पहले बिजनेस ही बंद हो गया तो उस केस में मुझे रिफंड क्लेम करने को मिल जाएगा. बट कब क्लेम नहीं मिलेगा? द फर्म इज डिसॉल्व्ड ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर. अरे किसी पार्टनर की डेथ ही हो गई तो चलेगा, मैं अपना क्लेम नहीं मांग सकती.
द डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू द पार्टनर हु इज क्लेमिंग द रिफंड, मतलब मेरी मिसकंडक्ट की वजह से बिजनेस बंद हो रहा है, या फिर द डिसोल्यूशन इज परसुएंस ऑफ एन अग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम और एनी पार्ट ऑफ इट। अभी डिसोल्यूशन हो रहा है और हम लोग ने अग्री करा के डिसोल्यूशन कर लेते हैं और उसमें कंडीशन हमने बोली कि भाई तेरे को कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, तो क्या मैं क्लेम कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नॉट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिख रही है तो वो परचेज गुडविल है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर असेट की तरह होगी, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में आप ट्रांसफर कर दोगे। गुडविल अपीयर नहीं करती तो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ समथिंग इज रियलाइज्ड और गुडविल इज परचेज्ड बाय अनदर कंपनी और पार्टनर एंड कैश मिला है या फिर कैश मिला है, तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करोगे या कैश अकाउंट को डेबिट करोगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे। यानी कि अगर आपने अपनी गुडविल बेच दी ईदर टू द पार्टनर और टू अ थर्ड पार्टी, तो उस केस में पार्टनर को या कैश को डेबिट किया जाएगा एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाएगा। कुछ नहीं बोला तो हमको ये करने की जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंसी के केस में कौन सा रूल एप्लीकेबल हो जाता है? गार्नर वर्सेस मरे रूल एप्लीकेबल हो जाता है। एंड according to this decision, a solvent partner have to bear the loss of insolvency of the partner and have to categorically put that as the normal loss on realization of assets to be borne by all the partners, including solvent partners, in profit sharing ratio. But the loss on insolvency of a partner is to be borne by solvent partners in their capital ratio. यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया, वो लॉस सारे पार्टनर्स में बटेगा, भले वो सॉल्वेंट हो कि इंसॉल्वेंट हो। एबीसी 3 पार्टनर्स है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लॉस बढ़ जाएगा, लेकिन जो बी की इंसॉल्वेंसी है, टोटल डेफिशिएंसी है, वो ए और सी बेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं। किस रेशो में? कैपिटल रेशो में। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन all the partners have to bear the loss of the firm in their profit sharing ratio, लेकिन insolvent partner की deficiency will be borne by the solvent partners in their capital ratio. कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं ये भी वैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बट थियोरेटिकली भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थियोरी नहीं पता तो प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करोगे। भैया कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल है तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिक्स कैपिटल को ही हमको अपना बेसिक कैपिटल मानना है। इफ दे आर मेंटेनिंग कैपिटल्स एट फिक्स्ड अमाउंट, देन ऑल द एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी आर टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स विच में हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। और हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डेफिशिएंसी का, किस रेशो में करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल रेशो। बट इफ द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में ही होगा, करंट अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं होगी। एंड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ऑल द ड्रॉइंग्स टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, इंटरेस्ट सब रिकॉर्ड करने के बाद, बट बिफोर एडजस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, सारे एडजस्टमेंट्स कर दो रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस के अलावा, उससे जो कैपिटल बैलेंस आया उस कैपिटल बैलेंस के रेशो में हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, इन दैट केस आप कौन सा कैसे निकालते हो कैपिटल अकाउंट्स? आफ्टर एडजस्टिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, सारे एडजस्टमेंट्स कर दो इसके अलावा, उसके बाद जो कैपिटल का बैलेंस आया उस बेसिस पे आप लोग गार्नर वर्सेस मरे रूल को अप्लाई करोगे। अगर किसी पार्टनर का डेबिट कैपिटल बैलेंस है एंड वो इंसॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट है, बैलेंस डेबिट है लेकिन वो सॉल्वेंट पार्टनर है, तो भी ही कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू बेयर द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अदर पार्टनर्स। सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को हम लोग इंसॉल्वेंसी बेयर करने को बोलेंगे जिनका क्रेडिट कैपिटल बैलेंस है। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तब हम लोग को क्या करना पड़ता है? डेफिशिएंसी अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये बस उसको थियोरेटिकली बताया है, याद है तो इसको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीस मील पेमेंट, पीस मील का मतलब कि असेट्स को हम लोग एक एक करके बेच रहे हैं, एक साथ सारे
नहीं बेच रहे, तो ग्रेजुअली मुझे उनसे पैसा आ रहा है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पीस मील डिसोल्यूशन. और जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे वैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर डाल रहे हैं. इसमें दो मेथड्स है, मैक्सिमम लॉस मेथड एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड. जस्ट रीड दीज 2 पॉइंट्स. वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी. भैया एलएलपी को भी वाइंड अप किया जा सकता है वॉलंटरीली, या फिर भाई कोर्ट ने ही आपको बोल दिया भैया बंद कर दो. वाइंडिंग अप में बी इनिशिएटेड बाय ट्रिब्यूनल. कब कोर्ट बोलेगा? जब एलएलपी ही चाहता है कि भाई हम लोग बंद हो जाए. क्यों? क्योंकि एलएलपी एक लीगल बॉडी है और लीगल बॉडी का क्लोजर अपने विल से आउटराइटली नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर प्रोसीजर्स करना पड़ेगा. तो एलएलपी ही चाहता है हमको बंद कर दिया जाए. एलएलपी के पास 2 से कम पार्टनर्स है फॉर मोर देन 6 मंथ्स. एलएलपी के पास इनफ फंड्स ही नहीं है कि वो डेट्स पे कर सके. LLP has not acted in the interest of the sovereignty and the integrity of India. यानी कि कुछ भी अनलॉफुल कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हो. LLP has failed to submit the statement of accounts and solvency or annual reports for more than 5 consecutive financial years. 5 साल तक आपने डेटा नहीं सबमिट करा तब, और जहां पे भी उनको सही लगता है वहां पे वो बोल सकते हैं बंद कर दो. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसके वाइंडिंग अप के रिलेटेड अपने रूल्स को चेंज करती रह सकती है. इसके ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज एंड एडिशनल क्वेश्चंस को गो थ्रू करिएगा बेटा. फिर फाइनली आता है अपना लास्ट चैप्टर, दैट इज कंपनी अकाउंट्स. कंपनी के साइलेंट फीचर्स ये ऑलरेडी आपके लॉ में कवर्ड है, इनको जस्ट रीड कर लेना, दैट शुड बी इनफ. टाइप्स ऑफ कंपनीज वापस से लॉ में कवर्ड है, सब कुछ रीड कर लेना. लर्न आउटराइटली आपने उस सब्जेक्ट के लिए तो किया ही होगा. फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो एक नया टॉपिक है. सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप at its registered office the books of accounts and other relevant books and papers and financial statement for every year which give a true and fair view of state of affairs. इसमें एमसीक्यू बेटा मतलब ट्रू एंड फॉल्स इसमें आ सकता है, दैट इज कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड गिव ट्रू एंड करेक्ट व्यू. इज इट करेक्ट? इज इट ट्रू? आंसर होगा फॉल्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, करेक्ट एग्जैक्टली 1 to 1 रुपी तक नहीं हो सकता, क्योंकि इधर एस्टिमेशंस होता है इन अकाउंट्स. It should give true and fair view of the state of affairs of the company, including that of its branch office or offices if any, and explain the transaction affected both at registered office and in branches, and such books shall be kept on accrual basis according to double entry system of accounting. आप चाहो तो पेपर मोड में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड ऑफिस में होना जरूरी है. एंड कैसा पिक्चर देगा? ट्रू एंड फेयर पिक्चर. Preparation of financial statements under section 129 of Companies Act, the financial statements shall give true and fair views. Financial statement as per section 2 subsection 40 of the Companies Act, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चेंजेस इन इक्विटी करके एक स्टेटमेंट है. कौन सा स्टेटमेंट? चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल. एप्लीकेबिलिटी हमको नहीं है तो भैया बस आपको ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करके एक चीज बनानी है अपने को. फिर एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू, बेसिकली योर नोट्स टू अकाउंट्स. अगर आप एक 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, डोमेन कंपनी हो, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. प्रोविजन एप्लीकेबल, स्पेसिफिक एक्ट है फॉर दीज ऑल थिंग्स, तो उनके लिए भैया हमको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चीज नहीं करनी, इनके रिस्पेक्टिव एक्ट के अकॉर्डिंग चीजें करनी है. देखो जो कंपनीज एक्ट है उसमें 3 अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3. हमको बेसिकली एप्लीकेबल कौन सा है फिलहाल के लिए? डिवीजन 1. ये जो यूनिट है इसमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट सिर्फ रीड करना. 12th स्टैंडर्ड में हेड सब हेड करके एक टॉपिक था, एक 3 मार्क का क्वेश्चन जनरली आता है बोर्ड एग्जाम में, वैसे सवाल इधर नहीं पूछती है इंस्टीट्यूट. तो आप लोग इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर मत करना कि मुझे पूरा पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां जाएगी. सिर्फ देखा हुआ रहे, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको गो थ्रू करना है. इट शुड नॉट इवन टेक मोर देन 7 to 8 minutes टू गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स. बस एक बार रीड मार लेना भैया क्या क्या चीजें है.
ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू एंड एडिशनल क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। फिर डिफरेंस आ गया है एक तरीके से बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनीज एंड पार्टनरशिप, इसको अच्छे से एक बार कर लेना। देन आता है अपना यूनिट 2 ऑफ कंपनीज चैप्टर। यूनिट 2 में बात की गई है शेयर कैपिटल की। शेयर क्या है? शेयर बेसिकली द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इनडिविजिबल यूनिट्स एंड एवरी यूनिट इज कॉल्ड शेयर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज शेयर। इशू प्राइस ऑफ शेयर यानी कि कितने रुपए में हम शेयर को देने में रेडी है। फिर द इशू प्राइस नीड नॉट बी इक्विवेलेंट टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस हो सकता है कि 15 रुपए हो, 20 रुपए हो, 1500 रुपए हो, बट उसका इशू प्राइस 10 रुपए ही होगा। The total capital of the company is divided into shares. The capital of the company is called share capital. At the time of issue of shares, every company needs to follow SEBI की guidelines. शेयर कैपिटल को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। इसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये वो कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने मेंशन किया है, एंड इससे ज्यादा का कैपिटल हम रेज नहीं कर सकते। अगर करना है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आपको अमेंड करवाना। देन आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो पैसा पब्लिक से मंगवा रहे हो। जरूरी नहीं है कि दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल कैश के नाम पर भी आ सकता है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी मिल सकता है। जितना पैसा नहीं मिला उसको हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। सिर्फ सुना सुना हो तो भाई आपको पूछा जाए तो आप लिख सको, बस इस हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है। सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जो पब्लिक ने बोला कि हम लेने में इंटरेस्टेड है। इट इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, दैट इज अप्लाइड बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वालों को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपए का शेयर है, 10 में से आपने 2 और 3 रुपए मंगा दिए और 2 रुपए और मंगा दिए, तो इन टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया पर यूनिट? अगर मैं देखूं तो इधर 7 रुपए मेरा कॉल्ड अप है, बाकी क्या है? 3 रुपए अनकॉल्ड कैपिटल है। फिर पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स। जितना पैसा दे दिया है दैट इज पेड अप कैपिटल। जो पैसा नहीं आया उसको हम लोग अनपेड कॉल्स बोलते हैं या फिर कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं। ऑलरेडी ये चीज जब आपने बैलेंस शीट सीखी थी ऑफ अ कंपनी, जब शेयर कैपिटल चैप्टर में बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे, तब ये चीजों का आपको समझाया गया होगा। कॉल्स इन एडवांस दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल जो अभी तक मंगवाया नहीं था लेकिन आ गया। रिजर्व शेयर कैपिटल अलग पॉइंट है, हटके पॉइंट है, बस पता होना चाहिए। अ कंपनी डिसाइड्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन दैट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल shall not be called upon, कभी भी जीवन में नहीं मंगाएंगे, except in the event of finding up। यानी कि जब कंपनी बंद हो रही है सिर्फ तभी मैं वो पैसा मंगाऊंगी, उसके अलावा वो पोर्शन कभी भी मंगाने नहीं वाली। यानी कि 10 रुपए का शेयर है, मैंने बोला मैं जीवन काल में 7 रुपए मंगाऊंगी, 3 रुपए नहीं मंगाऊंगी, लेकिन 3 रुपए कब मंगाऊंगी? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिजर्व शेयर कैपिटल। इट इज रिजर्व फॉर फ्यूचर। रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर के 2 प्रेफरेंशियल राइट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पेमेंट पहले किसको होगा? इक्विटी वालों को कि प्रेफरेंस वालों को? प्रेफरेंस वालों को। और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी बंद होती है, आउटसाइडर्स को पे करने के बाद पहला पेमेंट किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। फिर किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। Types of preference shares, cumulative preference shares. Cumulative preference shares में carries the right to fixed amount of dividend or dividend at fixed rate. Such dividend is payable even out of future profits if the current year's profits are insufficient. यानी कि इस साल मैंने लॉस करा तो क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, अगले साल घंघोर प्रॉफिट करा तो पिछले साल के डिविडेंड के साथ साथ इस साल का भी डिविडेंड देना है, तो अक्यूमुलेट हो रहा है इधर अपना डिविडेंड। इसमें एक ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज इधर बोली गई है। इन केस द डिविडेंड रिमेन्स इन अरियर्स फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 years, 2 साल तक का डिविडेंड नहीं दे पाए
the holders of such shares will be entitled to take part and vote on every resolution on every matter in the general body of the meeting of the shareholders. तो अगर 2 साल से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दिया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उनको क्या मिल जाता है? वोटिंग राइट मिल जाता है। नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह वोटिंग ये लोग कर सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव यानी कि इधर 1 साल लॉस करा तो इसका जो डिविडेंड बनता है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो बात गई, अगले साल का अगले साल देखेंगे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स नॉट विथस्टैंडिंग द राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड के अलावा, डिविडेंड का ऊपर हमने पॉइंट देखा, उसके अलावा दिस कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स confers on the holder the right to participate in surplus profit if any after the equity shareholders have been paid the dividend at a stipulated rate। यानी कि इस साल आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट से आपने डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस वालों को भी, इक्विटी वालों को भी, फिर भी प्रॉफिट बच गया, तो कंपनी चाहे तो इनको पार्टिसिपेट करवा सकती है, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट से थोड़ा सा और पैसा दे सकती है। इनका फिक्स डिविडेंड इनको मिलेगा ही, उसके ओवर एंड अबव भी थोड़ा डिविडेंड मिल सकता है। सिमिलरली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दिस टाइप ऑफ शेयर कैरीज द राइट टू रिसीव प्री डिटरमाइंड पोर्शन ऑफ सरप्लस एज वेल एज वंस द इक्विटी हैज बीन पेड ऑफ। इनको इनका कैपिटल तो मिल ही जाएगा, इनके कैपिटल के अलावा कुछ पोर्शन ऑफ पैसा जो बच गया है, एक्सेस बच गया आफ्टर द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड, तो उसका एक पोर्शन भी ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग एज मेंशन, इनको सिर्फ डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट से और कुछ एडिशनल नहीं मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम करना मतलब कि इनका टाइम पीरियड है। सो दीज आर द शेयर्स ऑफ द कंपनी व्हिच हैव टू बी रीपेड आफ्टर द फिक्स पीरियड ऑफ ईयर्स और अर्लियर एज पर कंपनीज डिस्क्रिशन। सेक्शन 55 एप्लीकेबल है, पूरा प्योर एक चैप्टर ही है ये तो आउटराइटली। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे, इस पे कोई रिडेम्पशन की डेट या टाइम पीरियड नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स। तो इंडिया में अगर हम लोग देखें 20 साल के लिए क्या है अपनी लाइफ है ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैक्स टू मैक्स। However, a company may issue preference shares redeemable after 20 years for such infrastructure projects as may be specified under Companies Act. Companies Act 2013 में कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जिसमें आप इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? इक्विटी में। ऑप्शन है कि भैया दे कैन बी कन्वर्टेड। नॉन कन्वर्टेबल में इनको रीपेमेंट ही होगा, दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। इक्विटी को देखो क्या प्यार से डिफाइन करा है, दीज आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं वो इक्विटी है। दे कैन बी इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर बेटा टॉपिक आता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट पर भरोसा रखते हैं, दैट इज इंडिविजुअल से पैसा मांगते हैं। एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं हो सकता। यानी कि अगर 100 रुपए का एक शेयर है तो कम से कम 5 रुपए का आपका एप्लीकेशन अमाउंट होना चाहिए। फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेबी कहता है दैट एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब्ड। नहीं हुआ तब क्या करना है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% ऑफ द इशू नहीं मिला, then all the application money received should be refunded to the applicants. रिफंड कब तक करना है? 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। आज सब्सक्राइब करने का आपका आखिरी दिन है, आज मान लीजिए 12 सितंबर है, तो 12 सितंबर से 15 दिन के अंदर अंदर मुझे आपको आपके पैसे वापस करने हैं। अगर ये शेयर्स अंडर रिटन नहीं थे, अंडर राइटर्स कौन होते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बचे हुए शेयर्स को खरीद लेते हैं अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता। अगर आपके पास अंडर राइटर था, उस केस में अंडर राइटर ने अगर पैसा नहीं दिया, कब तक नहीं दिया? इफ द अंडर राइटर हैज फ्रॉम द मनी फ्रॉम अंडर राइटर हैज नॉट बीन रिसीव विद इन द 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। 12 सितंबर से 60 दिन के अंदर अंदर अगर अंडर राइटर ने पैसा नहीं दिया तो क्लोजर से यानी कि एडिशनल 10 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना है? पैसा
वापस देना है। तो 70 दिन में रिफंड करो, बट कब करो? जब 60 डेज के अंडर पैसा नहीं मिला फ्रॉम द अंडरराइटर्स। द कंपनी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट, भाई हम लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं, हम किसी को फुल्ली एक्सेप्ट कर सकते हैं, पार्शली कर सकते हैं, प्रोरेटा कर सकते हैं, तो उसके ऊपर इधर बताया गया है। अब इधर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ध्यान में रखना है, सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है एटलीस्ट 5% होना चाहिए एप्लीकेशन मनी, लेकिन सेबी कहता है एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितना होना चाहिए? 25% ऑफ द इशू प्राइस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट, मैटर्स रिलेटिंग टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय सेबी एंड नॉट बाय कंपनी लॉ बोर्ड। तो इससे यह पता चला कि भले कंपनीज एक्ट बोले 5% एटलीस्ट, लेकिन एप्लीकेबल किसकी लिमिट हो जाएगी? सेबी की। और सेबी बोलता है कम से कम कितना टका होना चाहिए? 25%। तो अगर 100 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन अमाउंट एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 25 रुपीज होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट्स कैसे मंगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो बोला है। कभी कभी क्वेश्चन में इंडिकेट करा है, तभी वी कैन कंबाइन दीज टू। Sometimes separate application and allotment accounts are not to be prepared and entries relating to the two are passed through a combined account, but only when they specify that in the question. पेपर चेक करते वक्त कभी कभी देखा गया है कि इससे जब क्वेश्चन आ रहे तो स्टूडेंट्स इसको कंबाइन करके लिख रहे हैं। आपको नहीं बोला तब तक डोंट कंबाइन इट गाइस। क्या शेयर्स इशू पे डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं कंपनी के? The shares are regarded to be issued at discount if the issue is less than the nominal value. ठीक है? According to section 53, company cannot issue shares at discount except in case of issue of sweat equity shares, जो हम लोग डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज को देते हैं। स्वेट इक्विटी नाम से ही पता चल रहा है, खून पसीने की मेहनत है, तो भाई ये डिस्काउंट पे दिया जा सकता है। Any issue of shares at discount shall be considered to be void. प्रीमियम पे हालांकि आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रीमियम मंगवा रहे हो तो भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनेगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूजेस रट लेना, याद रखना, हर चैप्टर में काम आएगा। सबसे पहले, टूवर्ड्स इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स एज फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटीज, तो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए यूज आ सकता है। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने के लिए, right of expenses of commission paid or discount allowed on any securities, to provide for premium on redemption redeemable of preference shares or the debentures, and for purchase of own shares and other securities, जिसको हम बोलते हैं buyback. These are the 5 uses of securities premium. इसको प्लीज रट लेना, क्योंकि इससे MCQ भी आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स बेसिकली आ सकता है। It may be noted that certain class of companies prescribed under section 133 whose financial statements are to be complied according with the accounting standards, उनको B और D पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। इसका इंपैक्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में आता है, इसलिए ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए कि सेक्शन 133 कंपनीज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड सेक्शन 133 कंपनीज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं इधर से। ये प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 55 वाले टॉपिक में, यूनिट में जरूर से जरूर कवर करते हैं। जस्ट इसको रीड कर लेना, व्हाट इज कॉल्स इन अरियर, व्हाट आर कॉल्स इन एडवांस। इसके साथ साथ ये याद रखना, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के हिसाब से इसको ध्यान में रखना, लर्न करना। कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट है एज पर टेबल एफ? 10%। कॉल्स इन एडवांस में कितना इंटरेस्ट है? 12%। प्रोरेटा के केस में जितना भी एक्सेस मनी रिसीव होता है एप्लीकेशन के टाइम पर, पहले किसके टूवर्ड्स एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट के कैपिटल के टूवर्ड्स करोगे, फिर अलॉटमेंट के प्रीमियम के टूवर्ड्स। यानी कि 5 रुपए एप्लीकेशन के थे, अलॉटमेंट के 2 रुपए प्लस 1 रुपए, 2 रुपए अलॉटमेंट का कैपिटल, 1 रुपए का प्रीमियम। तो जो भी एक्सेस अमाउंट आया पहले किसके टुवर्ड्स एडजस्ट करोगे? कैपिटल के टुवर्ड्स ऑफ अलॉटमेंट। और फिर भी अगर कुछ पैसा बच गया तो किसके टुवर्ड्स हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ अलॉटमेंट के टुवर्ड्स। अ forfeited share is merely a share, इधर फोर फीचर को डिफाइन किया गया है। तो
इसको बस गो थ्रू कर लेना, रीड मार लेना, क्योंकि आगे जाके एक थ्योरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोरफीचर ऑफ शेयर, तो बस उसको आंसर दे सके इसलिए ये पैराग्राफ डाला गया है। आने के चांसेस मेरे हिसाब से फिलहाल तो कम लग रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस इंस्टीट्यूट कुछ गुगली फेंके। सबसे पहले लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड द फोरफीटेड अमाउंट। जितना अमाउंट फोर फीचर में पड़ा है क्या उससे ज्यादा का मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ रीइश्यू के टाइम पर? नॉट अलाउड। तो ये भाई आपको पता ही है, अगर डिस्काउंट कम है देन द फोर फीचर अमाउंट, तो जो भी सरप्लस है कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में होता है। द अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स नॉट येट रीइश्यूड शुड बी शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल, क्योंकि वो कहां पड़ा होगा? शेयर फोर फीचर में ही पड़ा होगा अगर आपने रीइश्यू नहीं करा, और वो किसका सब हेड है? शेयर कैपिटल का ही सब हेड है। When only a portion of forfeited shares are reissued, then the profit made on reissue of such shares should be transferred to capital reserve. वापस से वही चीज को इधर इन्होंने बता दिया है अलग भाषा में। When the shares are reissued at loss, the loss should be debited to share forfeiture account. आता है, हमें पता है, हमें यही करते आए हैं हम। If the shares are reissued at a price which is more than the face value, अगर ज्यादा 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में भी रीइश्यू कर रहे हो, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है आपके लिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम है। When the reissued amount and the forfeited amount exceeds the face value of the reissued share, it is not necessary to transfer the amount to securities premium. ये घुमा फिरा के बेटा एक ही चीज बोल रहे हैं इधर 7th पॉइंट में, दैट इज मैंने शेयर फोरफिट करा था 5 रुपए, मुझे मिल चुके थे 10 रुपए का शेयर था। 5 को चलो हम लोग 6 कर देते हैं। मुझे एक शेयर पे कितने रुपए मिल चुके थे? 6 रुपए मिल चुके थे। मैंने इस शेयर को री इशू करा, मैंने इसको री इशू करा है 7 रुपए में। तो अगर मैं देखूं 6 रुपए ऑलरेडी मिल चुके थे और री इशू कितने में करा? 7 रुपए में। टोटल कितना मिला? 13 रुपए मिल गया है। फोर फीचर के टाइम पे 6 रुपए मिल गए थे और 7 रुपए कब मिले मुझे? री इशू के टाइम पर। तो टोटल 13 रुपए मिले। ये फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो क्या मैं 3 रुपए को प्रीमियम बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 10 रुपए का शेयर आपने री इशू कितने में करा है? 7 रुपए में। तो लॉस कितना है आपका? भी डिस्काउंट कितना है अभी आपका? 3 रुपए का डिस्काउंट है फोर फीचर के टाइम पर। तो वो प्रीमियम नहीं बोलोगे, वो आप कहां से उड़ाओगे? इस फोर फीचर के अकाउंट से उड़ाओगे। तो इसी चीज को घुमा फिरा के इन्होंने इधर मेंशन करा है। अपने इनसे ये चीज डेफिनेटली कवर करिएगा। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक डॉक्यूमेंट है कि भैया कंपनी ने लोन लिया है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी है और इंटरेस्ट स्पेसिफिक डेट्स को देना पड़ता है। इंटरेस्ट इज पेएबल एट प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड डेट रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल सम इज रीपेड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, यानी कि कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। इट मे और मे नॉट क्रिएट चार्ज ऑन असेट। असेट अगर आपने रीपे नहीं करा डिबेंचर होल्डर्स को, तो हो सकता है कि आपको अपना कोई स्पेसिफिक असेट देना पड़े अगर चार्ज ऑन असेट क्रिएटेड है। इट कैन जनरली बी बॉट और सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एट अ प्राइस अबव और बिलो द फेस वैल्यू। डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, इसको प्लीज अच्छे से कवर अपने इनसे करिएगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स सिक्योरिटी के बेसिस पे, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स बेसिकली जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज ऑन असेट क्रिएट हुआ है। अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर्स, ये वो डिबेंचर्स है जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज ऑन असेट क्रिएट नहीं हुआ है। कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, इनको रीपे करना ही जरूरी है। परमानेंस, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर बेसिकली दोज डिबेंचर्स जिनकी एक लाइफ है। इररिडीमेबल, लाइफ लॉन्ग आप इसको रख सकते हो, सिर्फ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के टाइम पर रीपे करना है। नेगोशिएबिलिटी, रजिस्टर्ड एंड बेयरर डिबेंचर। इसका मतलब रजिस्टर्ड डिबेंचर का पैसा उसी इंसान को मिलेगा जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसका एड्रेस और पर्टिकुलर डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। These are the debentures payable to registered holder in whose name, address and particulars of holding is recorded in the register of debenture holder. They are not easily transferable. Whereas in case of bearer debentures, जिसके पास भी वो डिबेंचर है उसको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। These debentures are transferable by delivery. सिर्फ मैंने आपको डिबेंचर का पर्चा पकड़ा दिया तो आपके हो गए वो डिबेंचर्स। These are negotiable instrument payable to the
bearer. No kind of record is kept by the company in their respect of the holders of the debentures. Therefore, the interest on it is paid to the debenture irrespective of the identity. No transfer deed is required to transfer such debentures. और प्रायोरिटी के बेसिस पे फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स ये सबसे पहले रीपे किए जाएंगे. तो सारे रीपेमेंट्स में सबसे पहले फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स को रीपे करोगे और फिर आते हैं आपके सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स. फर्स्ट को एक बार पेमेंट हो गई, फिर भी पैसा बचा है कंपनी के पास, तब जाके सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर को पैसा मिलेगा. डिबेंचर्स में भी जो प्रीमियम आप लेते हो वो कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा. और सिक्योरिटीज प्रीमियम के वही यूजेस है जो पहले सीखे हमने. Discount on issue of debentures, loss on issue of debentures, it is considered as incremental interest expense. The true expense net of borrowing cost for a particular accounting period is therefore the total interest payment plus the discount amortized. इसलिए ध्यान रखना कि चैप्टर के एंड में कुछ इलस्ट्रेशंस है जहां पे हर साल हम लोग कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे उसके ऊपर एंट्री आपको बताई गई है. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को कैसे हम लोग राइट ऑफ करेंगे. तो ओवर द पीरियड हम लोग उसको अमोर्टाइज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट. इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर भी आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो. व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी? सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी. प्राइमरी सिक्योरिटी तो देते ही हो, उसके ओवर एंड अबव आपने एक सेकेंडरी सिक्योरिटी दे रखी है. In such cases, the holder of debentures is entitled to interest only on the amount of loan but not on the debentures. इन debentures पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. जो होल्डर ऑफ दीज debentures है, आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक पे आपको कितना टका लोन देना है? जितना बैंक से डिस्कस हुआ है. इन debentures पे आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है. Sometimes the companies issue their own debentures as collateral security for loan or on fluctuating overdraft. When the loan is repaid on due date, the debentures at once are released with the main security. In case the company cannot repay its loan and the interest thereon on the due date, the lender becomes the debenture holder who can exercise all the rights of the debenture holder. Interest on debentures, इस पे TDS applicable है as per the Income Tax Act. ये पता होना चाहिए. फिर आता है छोटा सा एक बहुत ही प्यारा सा यूनिट, फोर्थ यूनिट ऑफ कंपनीज अकाउंट्स, जिसमें है बेसिकली आपका बोनस एंड राइट. बोनस क्या होता है? बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हो, क्योंकि आप प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर देते हो इनटू कैपिटल. दैट इज व्हाट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. किन प्रॉफिट्स को हम कैपिटलाइज करते हैं? विच वुड अदरवाइज हैव बीन अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बाय अमंग्स द मेंबर्स. Provisions of Companies Act, Section 63 of Companies Act deals with the issue of bonus shares. According to it, भैया कहां से हम लोग बोनस इशू कर सकते हैं? प्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से. सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज करना, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम और फिर फ्री रिजर्व्स यूज करना. तो ऑर्डर भले ऐसे लिखा हो तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि रिवर्स ऑर्डर में जाओ, क्योंकि इसको तो आप जनरली सिर्फ और सिर्फ बोनस के लिए ही यूज कर सकते हो. Provided that no issue shall be made out of capitalizing the reserves created by revaluation of assets. Assets को आपने revalue करा है तो क्या उससे आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो? रिवैल्यूएशन रिजर्व से बिल्कुल नहीं. सबसेक्शन 2 सेक्शन 63 बोलता है कि भाई नो कंपनी शैल कैपिटलाइज प्रॉफिट्स और रिजर्व्स for fully paid up bonus shares unless articles of association में ऑथराइज किया गया है, रिकमेंडेशन बोर्ड में हुआ है और भैया जनरल मीटिंग में उसका ऑथराइजेशन भी हो गया है, शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है उस डिसीजन को. It has not defaulted in any payment of interest or principal in respect of fixed deposits or debt securities issued by it. भैया हमने कोई भी लोन रीपेमेंट में घपलेबाजी अभी तक नहीं करी हो तभी ये अलाउड है, वरना नहीं. It has not defaulted in respect of statutory dues of employees, contribution to PF, gratuity, bonus. एम्प्लॉइज का पैसा भैया हमने टाइम पर दिया हो, ये भी ध्यान रखना है. पार्टली पेड शेयर्स है, अगर पार्टली पेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग उनको
पहले फुल्ली पेड पे कन्वर्ट करेंगे, फिर ही उनको बोनस दे पाएंगे. इट कंप्लाइज विद सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब. कुछ और कंडीशन भी प्रिस्क्राइब्ड है तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी. एक बार जो कंपनी ने भाई डिसीजन ले लिया बोर्ड मीटिंग में कि भाई हम बोनस को रेकमेंड कर रहे हैं, तो फिर वो विड्रॉ नहीं कर सकता है बाद में. एक बार बोल दिया बोर्ड मीटिंग में, सोचा ऐसा करेंगे, फिर बोले कि नहीं 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 करेंगे, तो दैट इज नॉट अलाउड. भैया बोनस शेयर्स को आप डिविडेंड के नाम पर नहीं इशू कर सकते. बोनस शेयर्स प्योरली बोनस शेयर्स ही है. इधर इस चीज को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादा टेक्निकल भी हो जाता है, बट फिर भी एक बार इसको डेफिनेटली समझते हैं बेटा. ऑन अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ बोथ द प्रोविजंस, इट कैन बी सेड दैट फ्री रिजर्व may be used for paying the amounts on unpaid shares held by the existing shareholders, though securities premium and capital redemption reserve cannot be used. इसका मतलब मान लीजिए मेरे पास 100 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 ईच, जिसमें 8 रुपए आए अभी तक. 10 रुपए का एक शेयर है, मैंने अभी तक कितना मंगाया है? 8 रुपए. क्या मैं इस केस में नॉर्मली बोनस शेयर्स इशू कर सकती हूँ? नो. व्हाई? बिकॉज बोनस शेयर्स कैन ओनली बी इशूड जब रिमेनिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप. अब 2 रुपए और मंगवाने पड़ेंगे फुल्ली पेड अप करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा मंगवाती नहीं हूं, ऑलरेडी जब इतने रिजर्व्स है, मैं इसको क्या कर देती हूँ? कन्वर्ट कर देती हूँ. तो ये 2 रुपए का एक तरीके से बोनस दे रही हूं मैं. ये जो बोनस एडिशनली 2 रुपए का दे रही हूं ऑन 100 शेयर्स, यानी कि 200 रुपए का ये जो कलेक्शन करना है मुझे, इधर ये जो 200 रुपए मुझको देने हैं, क्या इनके लिए हम लोग फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए फ्री रिजर्व आप यूज कर सकते हो. दो सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड CRR कैनॉट बी यूज्ड फॉर दिस 200 रुपए का बोनस. और ये कौन सा 200 रुपए का बोनस है? विच इज फॉर अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. तो इधर ये जो 2 रुपए वाला बोनस है, इसके लिए मैं फ्री रिजर्व यूज कर सकती हूँ, इसके लिए मैं CRR और सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती. फिर ये करने के बाद 100 शेयर्स में मैंने बोला कि भाई 100 शेयर्स और दूंगी 10 रुपए के, तो 1000 रुपए का जो बोनस है, इसको मैं CRR से भी दे सकती हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी दे सकती हूँ और फ्री रिजर्व से भी दे सकती हूँ. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज ट्राइंग टू से ओवर हियर. As per SEBI regulations, such securities premium should be realized in cash, whereas under Companies Act कुछ requirement नहीं है. But भैया SEBI के regulations apply हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वही सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज कर सकते हो जो आपने कैश में रियलाइज किया हो. प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड. एक सम से ये नोट उठाया हुआ है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसमें. इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट ऑथराइज्ड कैपिटल आफ्टर द इशू ऑफ बोनस कैन नॉट बी लेस देन द इशूड कैपिटल इंक्लूडिंग द बोनस. आपने बोनस इशू करा तो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल इक्वल टू द टोटल अमाउंट और शुड बी मोर देन द टोटल अमाउंट. उससे कम नहीं हो सकता. अगर है तो भैया आपको अपने ऑथराइज कैपिटल को भी चेंज करना होगा. ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी है मॉड्यूल में. इफेक्ट ऑफ बोनस इशू पे चर्चा करते हैं. सिर्फ इसको रीड कर लेना कि भैया अगर बोनस आपने इशू करा तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा. EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर. पहले आपने लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तब आपके पास 100 शेयर्स थे, तो पर शेयर जो आपका प्रॉफिट है कितने रुपए का है? 1000 रुपए का. अभी आप लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन 100 शेयर्स नहीं, बोनस इशू करने के बाद 200 शेयर्स हो गए, तो आपका पर यूनिट की जो अर्निंग है, पर शेयर की जो अर्निंग है 1000 से 500 हो गई. तो रिडक्शन इन EPS इंक्रीज. अच्छा, एंड फेवरेबल कंसिडर किया जाता है मार्केट के अकॉर्डिंग जब आप बोनस दे रहे हो, क्योंकि फ्री में लोगों को शेयर्स मिल जा रहे हैं. मार्केट प्राइस एडजस्ट हो जा रहा है क्योंकि बोनस इशू होने के बाद काफी हद तक आपका जो मार्केट प्राइस है ऑफ द शेयर्स वो गिर जाता है, क्योंकि अब लोगों के पास ज्यादा शेयर्स आ गए हैं. डिमांड तो उतनी उन शेयर्स की, लेकिन सप्लाई बढ़ गई, और जब भी सप्लाई बढ़ती है तो शेयर प्राइस क्या होगा? घट जाएगा. एंड रिडक्शन इन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स घट जाएंगे. राइट इशू पर आते हैं. राइट इशू कहता है कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना चाहिए टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स. अगर वो चाहे तो खुद ना खरीदते हुए रिनाउंस कर सकते हैं राइट इन फेवर ऑफ समवन एल्स. रिनाउंस करना यानी कि किसी और को दे देना.
unless the articles of the company prohibit such renunciation. यानी कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिकली बोला है कि भैया आप अपने राइट इशू को रिनाउंस नहीं कर सकते, सिर्फ तभी अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर इट इज इजीली अलाउएबल, आप बिल्कुल कर सकते हो। नहीं चाहते ऐसा हो तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। अ कंपनी डिजायरस ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स हैज टू ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, भैया उनको हमको नोटिस देनी है, क्या क्या कंडीशंस है, ऑफर देना है कि भैया हम लोग आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स देने को रेडी है, लिमिटिंग अ टाइम नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर विद इन विच दे शुड हैव एक्सेप्टेड, या फिर अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा तो हम मानेंगे कि तुमने क्या करा है, डिक्लाइन कर दिया। तो अगर तुम्हें राइट को सही करवाना है, इशू करवाना है, तो तुमको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइड the offer shall deem to have right to renounce, कि भाई हम किसी और को फेवर में दे सकते हैं after the expiry of time specified in the notice given or on receipt of the earlier intimation from the person to whom such notice was given that he declines to accept. The board of directors may dispose them off in such manner which is not disadvantageous to the shareholders of the कंपनी। यानी कि अगर कुछ शेयर होल्डर्स ने बोल दिया कि भाई हमको नहीं चाहिए शेयर्स आपके, और ना ही हम रिनाउंस कर रहे किसी और को, तो भाई बिजनेस को तो फिर भी पैसा चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको जो भी बेटर तरीका है ताकि वो डिसएडवांटेजेस नहीं हो जाए टू द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उस हिसाब से उन शेयर्स को बेच के पैसा मंगवा सकते हैं। जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि भाई अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द आंसर एंड मेंशन इट करेक्टली। कब राइट इशू देने की जरूरत नहीं है? सिचुएशन 1, आप जब एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर शेयर्स दे रहे हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई भी कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए अपने शेयर्स इशू कर रहे हो एंड वहां पे प्रॉपर प्योर वैल्यूएशन रिपोर्ट हो गई है, उस केस में भी मेरे को जरूरी नहीं है कि भाई मैं राइट इशू करूं। फिर समटाइम्स कंपनी कैन बोरो थ्रू डिबेंचर्स लोन, और बदले में वो क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी दे रहे हैं रीपेमेंट टर्म्स के नाम पर, तो वहां पे भी इट इज नॉट कंपलसरी कि हम लोग ऐसा करें। और फिर इट इज अ स्पेशल सिचुएशन वेयर द लोन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहा है कि भैया डिबेंचर्स को हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आप हमको पैसा मत दो, आप हमको पैसा दोगे तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत इंपैक्ट होगी, तो आप हमारे लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। उस सिचुएशन में भी हमको राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भाई उसको जहां पे भी नेसेसरी लग रहा है वो मना कर सकता है कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट नहीं मिलेगा। Advantages and disadvantages of right issue, please just read it, go through it. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझने चाहिए। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि भाई राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी प्रोपोर्शनल होल्डिंग मेंटेन करने को देता है। इन वेल फंक्शनिंग मार्केट्स द राइट इशू लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वैल्यू ऑफ शेयर है, क्योंकि अब ज्यादा शेयर्स मार्केट में चले गए, ज्यादा शेयर्स चले गए तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, गिर जाएगा। द राइट इशू इज अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इशू एक्सपेंसेस। अगर मुझे नया नया आईपीओ निकालना है, फर्दर मैं आईपीओ निकाल रही हूँ, तो उस केस में मुझे बहुत ज्यादा खर्चा करना है। बट अगर मैं राइट इशू के बेसिस पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रही हूँ कि यार आप ही मुझे पैसा दे दो, तो मेरा जो इतना बड़ा खर्चा है आईपीओ लॉन्च करने का वो बच जाता है। फिर राइट इशू जब भी करते हो तो भाई आपकी इमेज बेटर होती है, शेयर होल्डर्स आपको पॉजिटिवली कंसिडर करते हैं। द चांस ऑफ सक्सेस ऑफ राइट इशू इज बेटर देन अ न्यू इशू टू द जनरल पब्लिक। डिसएडवांटेजेस, डाइल्यूशन होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर का। अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ द राइट आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना शेयर होल्डर्स को लग सकता है कि आप तो भाई हमसे थोड़ा बेमतलब का ज्यादा पैसा ले रहे हो। इफेक्ट ऑफ राइट, बेटा इफेक्ट ऑफ राइट की वजह से ऊपर ही जो हमने बात करी है एडवांटेजेस को ही इधर कुछ हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज डू गो थ्रू द थ्योरी एस्पेक्ट।
फिर आता है अपना यूनिट नंबर 5, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पर्पस ऑफ इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यों हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं? फाइनेंस रेज करना है डल प्राइमरी मार्केट में, मतलब इक्विटी मार्केट अभी स्ट्रांग नहीं चल रही तो भाई प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर सकते हो। कंपनी को इक्विटी रेज करने में प्रॉब्लम आ रही है एज द शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो जहां पे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को आपसे हेजिटेट कर रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पैसा देना दे, बट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो फिर भाई आपका जो टाइम पीरियड है तो फिक्स हो गया और आपको अपना कैपिटल का अमाउंट तो वापस मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम्ड when there is surplus of capital and surplus of funds cannot be utilized in the business for profitable use। बहुत ज्यादा surplus है और उस surplus का कोई मतलब नहीं रहा है बिजनेस में, तो प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर सकते हो, मतलब अपने मन मर्जी से आप लोग इधर रिडेम्पशन कर सकते हो। No dividend is required to be paid if there is loss or no profit, whereas interest is payable on debentures or loan। लोन और डिबेंचर्स के केस में लॉस के टाइम पर भी पे करना है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में मुझे डिविडेंड पे करना जरूरी नहीं है अगर लॉस हुआ है। सो दैट इज व्हाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड। फिर आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सेक्शन 55। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट बेटा लीगल प्रोविजन की बात करता है। बहुत लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ बोला गया है, उसमें आपको जो चीज ध्यान में रखनी है कि एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 55 दो चीजें देखने के लिए। एक है कि हम लोग कैपिटल पोर्शन ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, उसको मैं रिडीम कर रही हूं 105 रुपए में, तो 5 रुपए का प्रीमियम है। कैपिटल पोर्शन कितना है? 100 रुपए का। तो लीगल एस्पेक्ट्स दो चीजों की बात करता है, एक बात करता है कैपिटल की, दूसरी बात करता है द प्रीमियम की। कैपिटल बोला जाता है आप दो जगहों से कर सकते हो, एक कर सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स और दूसरा कर सकते हो बाय फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड जब फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात की जा रही है तो प्लीज ध्यान रखना ओनली द कैपिटल पोर्शन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स इट। आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे सिक्योरिटीज प्रीमियम के सहित, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट इधर कंसिडर नहीं करना, मुझे क्या कंसिडर करना है? ओनली द कैपिटल पोर्शन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आउट ऑफ प्रॉफिट्स में सारे डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जिनसे हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं। इधर अगर आप प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो तो इक्विवेलेंट हमको क्या क्रिएट करना पड़ता है? CRR, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। प्रीमियम की बात करें तो पहले बोला है कि भैया प्रीमियम का जो लीगल एस्पेक्ट है दैट कैन बी पेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम और इट कुड बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन सेक्शन 133 कंपनीज को यह अलाउड नहीं है, एंड इस चैप्टर में जितने भी सम सॉल्व करे वो सेक्शन 133 कंपनीज के अकॉर्डिंग करा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोगों ने क्वेश्चंस में यूज नहीं करा है फॉर रीपेमेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ दिस प्रीमियम। हमने किसको यूज करा है? सिर्फ प्रॉफिट्स को यूज करा है टुवर्ड्स प्रीमियम के कैंसिलेशन। दिस इज द होल समरी ऑफ सेक्शन 55 जो उन्होंने लंबे से 1-1.5 पेज में बताया गया। ये चैप्टर का ही फुल मेन क्रक्स है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने सीखा होगा, उसी चीज को उन्होंने टैबुलर, उसी चीज को उन्होंने पूरे टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। क्यों सेक्शन 55 आया और CRR क्रिएट करने की जरूरत पड़ी, या बोला फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल? The rationale behind these provisions is to protect the interest of the outsiders to whom the amount is payable before the redemption of preference shares। आप प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम कर रहे हो लेकिन कंपनी बंद नहीं हुई। कंपनी बंद होने में पहले डिबेंचर्स के टुवर्ड्स पैसा जाता है, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। प्रेफरेंस को तो बाद में मिलता है, लेकिन आप पहले ही पैसा दे रहे हो प्रेफरेंस को, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया है। In case the redemption of preference shares is out of fresh issue of equity shares, the replacement of capital आप लेकर आ रहे हो, उसी से पेमेंट कर रहे हो, तो भैया इक्विटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ जा रहा है, तो बाहर वाले खुश है। या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के आउट ऑफ आपने करा है तो
आपको इंश्योर करना है कि उतना ही आप क्या बनाओगे, सीआरआर, और सीआरआर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए। तो अल्टीमेटली सीआरआर बना के भी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में, इसीलिए ये नियम इधर आया था। 5 uses of securities premium, please do keep in mind, सेक्शन 133 कंपनी को बी और डी एप्लीकेबल नहीं है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि अगर आप 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, क्या उसको मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकती हूँ इफ आई एम सेक्शन 133 कंपनी? डी पॉइंट चलेगा नहीं। तो यही चीज ऊपर हम लोग ने स्ट्राइक ऑफ करा था। सवाल में ट्रू एंड फॉल्स में पूछे कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ट्रू और फॉल्स? आंसर आएगा फॉल्स, कैन बी यूज्ड, बट सेक्शन 133 कंपनीज कैन नॉट डू सो। यही चीज इधर इन्होंने बोला है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, एडवांटेजेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी। फ्रेश इक्विटी करके कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं होगा, जितना पैसा है उतने पैसा ही हमने रीपे करा। न्यू इक्विटी शेयर्स में बी वैल्यूड एट प्रीमियम, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगा सकते हो नए इक्विटी शेयर्स इशू करते वक्त। शेयर होल्डर्स विल रिटेन देयर इक्विटी इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स का भैया इक्विटी में जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, देयर विल बी डाइल्यूशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, क्योंकि भाई आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ चुका है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं, तो पर शेयर जो अर्निंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। शेयर होल्डिंग इन द कंपनी इज चेंज इफ द फ्रेश इशू इज मेड टू द आउटसाइडर्स, बाहर वालों को फ्रेश इशू करा तो भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न बदल जाएगी और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। अगर आप प्रॉफिट्स को यूज करते हुए करोगे तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स के परसेंटेज और होल्डिंग में कोई चेंज नहीं होगा, सरप्लस को यूज होगा। प्रॉब्लम ये होगी कि आप कैपिटलाइज करोगे उसको, जिससे लिक्विडिटी आपकी गिर जाएगी, क्योंकि आपको कोई नए तरीके से पैसा नहीं आ रहा है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचकर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को फुलफिल करना पड़ सकता है। फिर बेटा टॉपिक है अपना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें ध्यान रखना कि भाई पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते, पहले वो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट होगा, यानी कि मैं उनसे उनका रिमेनिंग कॉल का पैसा मंगा लूंगी। फिर क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स भी और पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स भी, और कुछ नहीं बोला कि इनका पैसा मंगाया हमने, तो मानना कि भाई ये तो एज इट इज है, फुल्ली पेड अप को ही हमने रिडीम करा है। फिर इन्होंने बोला द कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स इफ द कॉल मनी इज नॉट रिसीव फ्रॉम द कंपनी इन स्पाइट ऑफ अपॉर्चुनिटी गिवन टू देम बाय रिमाइंडर्स, तो उस केस में आप फॉरफिट कर सकते हो। एंड देन बचा पार्टी द आखिरी यूनिट ऑफ द आखिरी चैप्टर, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है वो बताया है। अंडर सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स ईदर होलली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। भाई डिबेंचर्स पे आप लोग चार्ज ऑन असेट क्रिएट कर भी सकते हो, अगर कर रहे हो तो भाई नेचर ऑफ चार्ज बताना है, कौन कौन सा असेट्स चार्ज करे वो बताना है। एंड चार्ज इज नॉट वैलिड अंटिल एंड अनलेस इट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, और उसका सर्टिफिकेट आ चुका है, प्रॉपरली प्रिंटेड है, तभी क्या माना जाएगा, उनको रजिस्टर्ड डिबेंचर्स माना जाएगा, जिनके अगेंस्ट हमने क्या कराया हुआ है, बेसिकली चार्ज क्रिएट करवाया है। फिर it is also customary to create a trusteeship in favor of one or more persons in case of mortgage debentures, यानी कि जिन डिबेंचर्स के अगेंस्ट आपने चार्ज क्रिएट करा है तो उधर आपको अपने बिजनेस में क्या रखना है, ट्रस्टी रखना है, जो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करेंगे। The trustee of debenture holders have all the powers of mortgage of property and can act in whatever manner they think necessary to safeguard the interest of the debenture holders। इसका मतलब मान लीजिए आप डिबेंचर होल्डर्स हो और मैं कंपनी हूं, मैंने आपको बोला कि आपको सिक्योर डिबेंचर्स मिलते हैं अगेंस्ट द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द कंपनी। अब आप तो भाई बिजनेस के बाहर बैठे हो, तो मैंने बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी बेची नहीं खरीदी, आपको तो उसके बारे में पता ही नहीं, जबकि राइट होना चाहिए आपके पास पता होने का।
सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि भैया एक ट्रस्टी बैठाना चाहिए उन डिबेंचर होल्डर्स का, ताकि वो उनके बिहाफ पे एक्ट कर सके विद रिगार्ड्स टू दोस रिस्पेक्टिव असेट्स। वो मना कर सकता है कि नहीं भाई ये सेटअप नहीं बेच सकते क्योंकि इस पे हम लोग ने चार्ज क्रिएट करा है। डिबेंचर्स को हम लोग रिडीम कर सकते हैं आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ इयर्स, सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, या स्पेसिफाइड नोटिस, या फिर एनुअल ड्रॉइंग्स, यानी कि हर साल थोड़े थोड़े डिबेंचर्स को हम रिडीम कर सकते हैं। डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज बाय बैक, बट वो हम लोग को पोर्शन में नहीं है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू। डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है एज पर सेक्शन 71। डीआरआर शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि फ्री रिजर्व से हम लोग और प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। द अमाउंट्स क्रेडिटेड टू डीआरआर शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी अदर पर्पस। द कंपनी शुड पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर्स इन अकॉर्डिंग विद द terms and conditions of their issue. Company fails to redeem the debentures on date of maturity or fails to pay the interest on the due date, the tribunal यानी कि कोर्ट बोले तो बोल सकता है कि भैया आपको ये पे कर देना चाहिए आफ्टर हियरिंग टू देम। चर्चा करते हैं एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की। किनको जरूरी है डीआरआर मेंटेन करना, किस हिसाब से? इन लोगों को जरूरी नहीं है, अल्टीमेटली जरूरी किसको है? अदर अनलिस्टेड कंपनीज। तो कौन कौन सी नहीं है तो पता चल जाएगा किसको है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AIFIs which are regulated by RBI and banking companies both public and private, उनको डीआरआर की जरूरत नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आगे जाके कवर किया गया है। ऑल लिस्टेड NBFCs और अनलिस्टेड NBFCs को जरूरत नहीं है डीआरआर की। फिर अदर लिस्टेड कंपनीज बोथ प्राइवेट एंड अदर लिस्टेड कंपनीज पब्लिक से पैसा उठाती है या तो प्राइवेटली डिबेंचर्स रेज कर रही है, उनको भी डीआरआर की जरूरत नहीं है। तो जरूरी है किसको? अनलिस्टेड कंपनीज जो NBFCs की तरह काम नहीं कर रहे, जो AIFIs की तरह काम नहीं कर रहे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम नहीं कर रहे, इन सब कंपनीज को ही डीआरआर मेंटेन करना है। कितना टका? 10% of the value of outstanding debentures issued। फिर बात करिए है इन्वेस्टमेंट ऑन डीआरआर। इन्वेस्टमेंट सबको करने की जरूरत है, सबको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? डिपॉजिट्स विद एनी स्केड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज और लियन, यानी कि उस पर कोई चार्ज, उसके अगेंस्ट कुछ आप लोन वोन नहीं उठा सकते। in unencumbered securities of central government या state government mentioned as per section 20 of Indian Trust Act। Indian Trust Act में कुछ बोला गया होगा इन सिक्योरिटीज के बारे में, तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या unencumbered bonds issued by any other company which is notified under Indian Trust Act। तो भैया अगर ट्रस्ट एक्ट में या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के या कोई भी स्केड्यूल्ड बैंक की जगह पे आप इन्वेस्ट करो तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? इट शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विच इज मेच्योरिंग ड्यूरिंग द 31st मार्च ऑफ दैट ईयर। यानी कि डीआरआर आपको टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे क्रिएट करना है। डीआरआई आपको कितना क्रिएट करना है? 15% ऑफ द अमाउंट जो आप इस साल रिडीम कर रहे हो, जितना आप इस साल पे करने वाले हो। यानी कि मेरे पास 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स है। 20 लाख के डिबेंचर्स में डीआरआर अगर 10% क्रिएट करने का ऑब्लिगेशन आ रहा है तो 10% किसका? पूरे 20 लाख का मुझे कर देना है क्रिएट, यानी कि 2 लाख का। इस साल मैं सिर्फ 5 लाख रुपए डिबेंचर्स को रीपे करने वाली हूं, तो डीआरआर तो फिर भी पूरा 2 लाख होना चाहिए। डीआरआई कह रहा है कि आपको 15% क्रिएट करना है। किसका 15%? ऑन द अमाउंट मैच्योरिंग दिस ईयर। इस साल कितना मैच्योर हो रहा है? 5 लाख। तो 5 लाख का 15% ही आपको क्रिएट करना है, दैट इज 75,000। सो एवरी ईयर यू विल क्रिएट अ डीआरआई ऑफ 75,000। और डीआरआर तो साल के शुरुआत में ही कितना क्रिएट हो गया था? इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। भले रिडीम सिर्फ 5 लाख करी हो, जितना आउटस्टैंडिंग है पूरे पे कितना करना है? 10% करना है। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, भाई रिडीम आप कर सकते हो एक साथ पूरा का पूरा लमसम, या इंस्टॉलमेंट्स में, या बायबैक कर सकते हो, जो फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है।
इसके बाद बेटा नीचे आरटीपी के कुछ क्वेश्चंस इधर कवर किए हैं। रीजन बीइंग कि सिर्फ आरटीपी के हैं क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज में जो इंस्टीट्यूट की रिसेंटली अगर मैं देखूं उसमें ये टॉपिक नहीं है। अदर देन दैट रिसेंटली आज क्वेश्चन पेपर्स में इधर से कोई थ्योरी क्वेश्चन आउटराइटली नहीं पूछा, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। दैट इज वाई आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो आरटीपी में आया है। With this people we have covered most of the theory of module 2 as well. तीनों वीडियोस को अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका मेजॉरिटी थ्योरी कवर हो चुका होगा। आप एग्जाम में बैठने लायक और आंसर देने लायक तो बिल्कुल बन चुके होंगे। प्लीज ध्यान में रखिएगा कि मॉड्यूल 1 से थ्योरी पूछे जाने के थोड़े से चांसेस ज्यादा रहते हैं एज पर द पास्ट ट्रेंड। दैट डज नॉट मीन कि बुक 2 से नहीं पूछ सकते। अगर पूछेंगे तो मोर और लेस यही थ्योरी है जिससे पूछा जा सकता है। सो अगर एक बार आपने इस वीडियो को भी देख लिया है तो आप एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिखकर आ ही सकते हैं। 4 मार्क में से 2 से 3 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि तीनों वीडियोस को आपने गो थ्रू करा हो। अपनी मेहनत में बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू।